सर आवाज नहीं आ रही, आ रही है आवाज? आ रही होगी आवाज। चले जाओ चले जाओ। प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था अपन लोगों को याद हो तो? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह अपन ने देखा था, और अपन ने ये देखा था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना, कौन कौन से हैं। तो मेजरली अपन ने 2 रूट्स देखे थे, है ना, एक बार रिकॉल करें। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट में अपन लिखे थे ना। तो इसमें 2 रूट अपन ने देखा था, एक क्या था लोकल और एक था सिस्टेमिक। लोकल वाला अपन लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। लोकल में अपन ने देखा था कि इसमें टॉपिकल है, दुनिया भर की चीजें आई हुई थी ना, आई थी ना। इंट्राथीकल है, ठीक है, एपीड्यूरल है, इंट्रा आर्टेरियोल है ना, ये सब चीजें अपन ने देख ली है। सिस्टेमिक वाला जो है, इसमें अपन क्या क्या चीज देखेंगे। इसमें आईवी जो कि सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में भी बड़ा काम का है, ठीक है। आईएम को पता ही है आप लोगों को, आईएम रूट होता है ना। एससी मतलब इंजेक्टेबल वाला जो तुम्हारा इसमें चलता है, ये सारा चीज, ठीक है। एससी आईएम आईडी ये इंजेक्टेबल है, ठीक है। और तो ये तो इसका जो डिवीजन अपन करेंगे तो सिस्टेमिक का 2 हो जाएगा, एक इंजेक्टेबल है और एक इनहेलेशनल। अपन आगे बात करेंगे, समझाएंगे। इंजेक्शन जो है आईएम आईवी एससी आईडी ये सब चीज है ना। और एक इनहेलेशनल होता है, जैसे किसी को अस्थमा हो जाता है तो अपन पंप देते हैं, है कि नहीं, तो वो वाला एक रूट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो अपन आज देखेंगे सिस्टेमिक जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है 1 बाय 1। फिर अपन देखेंगे, चूंकि एब्जॉर्प्शन का ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेगमेंट है उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है, समझ तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा? नई चीज तो नहीं है, तो इजी इजी मतलब बेसिक बेसिक चल रहा है, तो ऐसा है नहीं कुछ कि जो चीजें आती हैं अपन आगे पढ़ेंगे। देखो ये जो सब सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीआर, डोज, सारा ये जो चीजें हैं, तो जब तो अपन आगे पढ़ेंगे सिस्टम के थ्रू, है ना। जैसे मान के चलो तुमको एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का पूरा फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक होगा, तो उसी के जरिए तुम समझ पाओगे, मतलब उस ड्रग को समझने की भाषा है ये, ठीक है। अब जैसे मान के चलोगे कहीं पर उसका लग गया हो टी हाफ, अब तुमको टी हाफ का आइडिया होना चाहिए उसका। जैसे मान के चलो कोई ड्रग ऐसी होती है कि अपन लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो टॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो आपका लॉजिक चलना चाहिए कौन से ड्रग है टॉक्सिसिटी करती है, कैसे हमको उसको टॉक्सिसिटी को रोकना है, क्या डोज बदलना है, ठीक है, या किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है, ये कैसा आइडिया आएगा। तो ये भाई बेसिक बेसिक चल रहा है सब, ठीक है ना। तो अपन आज देखते हैं पेरेंटल रूट में आईवी के बारे में, ठीक है। तो आईवी मतलब इंट्रावेनस रूट जो होता है, आईवी व्हाट, इंट्रावेनस रूट, ठीक है। आईवी इंजेक्शन, तो ये आईवी कभी न कभी लगा होगा लोगों को, है कि नहीं, किसी को है ऐसा सौभाग्यशाली कि आईवी रूट से ड्रग नहीं गई, आईएम आईवी सबको लगा होगा, बॉटल वोटल चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, कुछ को तो सौभाग्यशाली होंगे, सब लग गया होगा मान के चलो, ठीक है। हाँ, तो आईवी रूट जो है काफी प्रेफर्ड है, और खास बात इस रूट की क्या होती है कि ड्रग जो होती है
आपको पता है कि इस रूट की क्या खासियत होती है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, अपन पीछे पढ़ रहे थे ना कि भैया 100 मॉलिक्यूल चला, ठीक है, जीआईटी में गया, कुछ तो वहां पे लॉस हो जाता है, फिर लीवर में गया, वहां लॉस हो रहा था, ठीक है, तो फाइनली क्या क्या मान लो 50-60 भी पहुंचता है लास्ट में ना। तो मान के चलो किसी का 50 बच गया, 50 मॉलिक्यूल, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50। अब ये 100%, देयर इज नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर कभी हम जिक्र करें तो तुम्हारे दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए कि ये जो सारी एक्टिविटी लीवर में और जीआईटी के बीच में हो रहा है, खासकर लीवर में, उसमें जो लॉस हो रहा है ना, डिग्रेडेशन हो रहा है, जो ड्रग का लॉस हो रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जब हमने बोला कि नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब ये लीवर को बाईपास कर, सीधे खून में ही तो दे रहे हैं अपन, लास्ट में कहाँ जाती है, ब्लड खून में जाती है, ठीक है ना। तो हमने लीवर को बाईपास करके खून में पहुंचा दिया, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गई, 100%, ठीक है ना। 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब ये एक लॉ है, ऐसा रूट। IMI दूसरे में भी लॉस होता है कुछ ना कुछ, बट इसमें 100%। तो एक तो इसकी खूबी क्या होगी, 100% बायोअवेलेबिलिटी, बिकॉज देयर इज नो सेलुलर बैरियर, ठीक है ना। जैसे अपन जीआईटी में देते हैं तो भैया ड्रग अपन ने ओरली लिया, फिर सेलुलर बैरियर को क्रॉस करेगी, फिर पोर्टल वेन के जरिए कहां पर पहुंचेगी, लीवर में, लीवर भी उसको मेटाबोलाइज करेगा प्रॉपर तरीके से, फिर जो बची कुची दवाई है वो कहां पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन। तो आपको पता है कि 100% बायोअवेलेबिलिटी है। दूसरा चीज दिमाग में ये रखना, बायोअवेलेबिलिटी इसलिए है कि बिकॉज देयर इज नो सेलुलर बैरियर, कोई सेलुलर बैरियर नहीं। इट इज फास्टेस्ट रूट, फास्टेस्ट है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम प्रेफर करते हैं इसको, ठीक है ना। फास्टेस्ट रूट होता है या फास्टेस्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट होता है ये, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इमरजेंसी में, ठीक है। जहां पर किसी की जान पे आ पड़ी हुई है कि भैया जीवन मरण का सवाल है और आपके पास विंडो कम है, समय कम है, उसकी जान बचानी, मान कीजिए कुछ भी हो, ऐसा हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कुछ भी होता है, किसी ने पॉइजनिंग का मामला है कुछ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत काम करना है, तो उसके लिए आपको आईवी रूट प्रेफर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा रूट नहीं है कि इजीली एक्सेसिबल हो। IM भी देखो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना, क्योंकि ड्रग तुमने IM मसल में जाएगा, फिर फैट में जाएगा, एब्जॉर्ब होकर फिर फैट से जाकर के भैया वो किसी ब्लड वेसल में जाएगा, तो टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अपन ने चूंकि IV चूज किया, सीधे हमने IV दी और ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, तो इट्स अ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ क्या होता है, डोज टाइट्रेशन। डोज टाइट्रेशन अन्य रूट में नहीं है। डोज टाइट्रेशन का मतलब कि किसी भी मेडिसिन के डोज को हम एज पर नीड घटा या बढ़ा सकते हैं। अब सेलाइन किसी को लगी हुई है, ठीक है, या तुमने कभी ICU में गए होगे, है ना, उसमें जो मेडिसिन हम देते हैं प्रॉपर तरीके से रहता है, वहां तो MG का खेल होता है कि ऊपर ज्यादा, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं करना उसमें, है ना। तो उसमें यही होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट ICU में डला हुआ है, सांस उसकी रुक रही है, हमने कोई मेडिसिन X मान लो कोई हमने मेडिसिन दी, उसका ब्रीदिंग रेट नॉर्मलाइज हुआ। अब जो नॉर्मलाइज हुआ तो उस ड्रग का जो हमने रेट मतलब डोज निर्धारित किया था वो कम करना पड़ेगा ना, तो दिक्कत दूसरी हो जाएगी। इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, उसको डाउन कर दिया। मान लो पहले 5 mg दे रहे तो 2.5 mg कर दिया, समझ में आ रहा ना। लेकिन अब ऑलरेडी तुमने दे दी, उसको कैसे करोगे, तो जाएगा पूरा का पूरा। दूसरी ड्रग्स में ऐसी मतलब रूट में ऐसी सुविधा नहीं है। IV चूंकि कॉन्टिन्यूस अपन देते रहते हैं ना, तो उसमें जैसे तुम देखोगे तो कभी जो ड्रॉप की रेट होती है वह भी कम ज्यादा हम कर सकते हैं, है ना। वैसे डोज भी अपन कम ज्यादा उसमें कर सकते हैं। तो डोज टाइट्रेशन जो होता है, ध्यान रखिएगा, मेनली 2 रूट्स हैं जिसमें डोज टाइट्रेशन पॉसिबल है। किस किस में,
एक तो अपन आईवी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, आईवी रूट में तो होगा ही। डोज टाइट्रेशन का मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो आईवी रूट हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा रूट है, जल्दी बताइए। इनहेलेशनल रूट, नाक के थ्रू ना, जो अपन लगा रहता है, उसमें भी दवाई की कम ज्यादा मात्रा अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इनहेलेशनल रूट या इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये दो ही रूट हैं जिनमें हम ड्रग डोज का टाइट्रेशन कर सकते हैं। डोज टाइट्रेशन ओनली पॉसिबल इनटू टू रूट्स, वन इज आईवी रूट एंड सेकेंड इज इनहेलेशन, अन्य में संभव नहीं। इन तीन खूबियों की वजह से ये मतलब टॉप नॉच वाला रूट है, समझ रहे हो ना। जहां किसी की जान बचानी हो वहां बेस्ट है, ठीक है ना। डोज टाइट्रेशन कर सकते हैं, और अपन चाहते हैं कि 100% बायोअवेलेबिलिटी किसी मेडिसिन की हो, तो वन मस्ट चूज आईवी रूट। अब इतनी खूबी है तो बुराई भी है, ठीक है ना। ये अच्छाई बुराई साथ में को एग्जिस्ट करते, एक बात ध्यान में रखना। या ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमेशा अच्छा हुआ। हम जैसे सतयुग में पढ़ते हैं तो उस युग में भी राक्षस होते थे, है ना। ये नहीं कि बस अच्छे लोग ही बस हो रहे हैं। अब ये बात हो सकती है कि मात्रा संख्या कम रही होगी, राक्षस राक्षस ऑलवेज एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसके ड्रॉबैक भी आप लोग देख लीजिए, कुछ कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं इसके, एक तो क्या है कि ये रिस्क है। जहां ज्यादा फायदा होता है ना, वहां रिस्क भी होता है, रिस्क और रिवार्ड, ठीक है ना। तो जहां आपको देख रहे हो कितने सारे फायदे हैं, बट दिस रूट इज क्वाइट रिस्की। अब कितनी ऐसी बीमारियां नहीं हैं जो आईवी रूट से या पेरेंटल रूट से फैलती है। एड्स जैसी बीमारी देखो, है ना, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज का यूज किया हो गया, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सी, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है ना, कि वो इसके जरिए अगर आपने थोड़ा हाइजीन और स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो बिल्कुल रिस्क है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, इट इज रिस्की रूट, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, इट मे कॉज इन्फेक्शन, ठीक है ना। दूसरा दूसरा क्या होता है कि मनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं, जब हम आईवी रूट से प्रयोग करेंगे तो इनकी एक बुरी बात भी होती है। इनमें बुरी बात क्या होती है, इनमें थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वॉस्कुलर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हाईली पेनफुल सिचुएशन है ना। तो दूसरा क्या लिख लीजिए, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग may cause vascular, तो वाटर सॉल्युबल वाली अच्छी काम करते हैं ना, वॉस्कुलर थ्रोम्बस, ठीक है, थक्का बन जाएगा, है ना। इसलिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग को जनरली हम यूज नहीं करते हैं, और ये काफी पेनफुल होता है, हाईली पेनफुल सिचुएशन, है ना, हाईली पेनफुल, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स हैं जैसे फेनाइटोइन, प्रोपोफॉल, ठीक है। फेनाइटोइन जो ड्रग होती है ये एपिलेप्सी में यूज करते हैं, जैसे एपिलेप्सी में यूज कर सकते हैं, या स्टेटस एपिलेप्टिकस एक कंडीशन आती है एपिलेप्सी में, क्या बारबीचुरेट भी यूज कर सकते हैं, but ये भी है फेनाइटोइन, ठीक है। जनरली बच्चों में ये अपन प्रेफर करते हैं। तो ये एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, ठीक है। क्या है ये, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। जैसे इसका इंजेक्शन हो गया, या मान के चलो प्रोपोफॉल करके एक आता है ना, कार्सिनोमा वगैरह में यूज करते हैं प्रोपोफॉल, ठीक है।
इसलिए जो चूंकि अब ये अगर हम यूज करेंगे तो भैया इनसे दिक्कत हो सकती है। तो जैसे मान के चलो फेनाइटोइन और प्रोपोफॉल जैसी मेडिसिन होती है ना, इनको अगर हमें यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज करेंगे। पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल हो, और इसके बाद फिर हम इनको यूज करेंगे। तो इस टाइप की ड्रग्स क्या होगी? वाटर सॉल्युबल बनाई जाएंगी, अब फिर इनको यूज करते हैं, और मार्केट में आपको इनको पहचानना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे उनमें नाम में लिखा, जैसे फेनाइटोइन जैसे होता है ना, तो इनके नाम के पहले फॉस्फेनाइटोइन ऐसा करके लिखा है, FOS। कैसे नाम लिखा होगा? FOS और फेनाइटोइन, ये फेनाइटोइन, ठीक है ना। फॉस्फेनाइटोइन, फॉस्प्रोपोफॉल, ठीक है ना। तो फॉस लिखा आया तो मतलब क्या है कि वाटर सॉल्युबल, द ड्रग इज वाटर सॉल्युबल। तो इससे ध्यान रखिएगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को जब भी हम इंजेक्ट करेंगे तो इनसे मतलब रिस्क बना होता है किस चीज का? थ्रम्बस फॉर्मेशन का। ठीक है, थ्रोम्बोसिस भी अपने आप में मतलब सुनने में अपने को बहुत सरल लगता है कि किसी का थक्का बन गया, खून का थक्का बन गया, है ना, या जैसे प्लाक फॉर्मेशन हो गया। बट जब आप पैथोलॉजी की दृष्टि में देखोगे तो उसमें बहुत सा प्रोसेस होता है, बहुत टाइप की सेल्स इनमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, एक दिन में ऐसा नहीं होता कि बस आज ही प्लाक बन गया, ऐसा नहीं, बहुत सारा धीरे धीरे लेयरिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तब जाके बनेगा वो। ठीक है ना, तो कभी जब एंटी कोगुलेंट वगैरह से सब पढ़ेंगे उस दिन समझाएंगे, अभी तो बस इतना ध्यान रखो। फिर दूसरा एक रूट होता है, अपन ने IV देखा, दूसरा कौन सा रूट है? नहीं नहीं, आईविन वाले में अपन चल रहे हैं ना, इंजेक्टेबल में था इंट्राओसियस। समझ में आ गया? ऑसियस मतलब बोन में देना, सीधे एकदम हड्डी के अंदर दे देना है। ठीक है ना, क्यों देते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक बोन हो गई है ना, सपोज ये कोई हड्डी है, ठीक है, हड्डी के बीच का भी आप जानते हो मैरो वाला पोर्शन होता है, उसकी भी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है ना, वेन्स आर्टरीज होती हैं, तो वेन्स होती हैं। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इंजेक्शन को इंट्राओसियस में डाल देते हैं, मतलब हड्डी के बीच का जो स्पेस होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशन में अपन करते हैं। ठीक है ना, कि जब हमको डायरेक्ट हड्डी में ही इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इंट्राओसियस रूट को चूज करते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये है कि जब भी वेन कोलैप्स हो जाए, जैसे वेन कोलैप्स का मतलब तुम जैसे ऐसे हाथ कर रहे हो, तुमको वेन फील कर रहे हो, हाँ यहाँ वेन है, वेन चिपक गई है, कोलैप्स हो गई। तो जब आपको वेन ही नहीं मिल रही है, किसी की जान बचानी है, तो आप क्या करोगे? इंट्राओसियस रूट यूज कर सकते हो। जैसे एक कंडीशन होती है शॉक की कंडीशन में, if the patient is in the state of shock, शॉक मतलब क्या होता है? 3D पल्स चलती है, जैसे मान के चलिए किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, उसमें पेशेंट शॉक में चला जाता है, कॉलेरा किसी को हो, ठीक है ना, तो डिहाइड्रेशन का पेशेंट भी ध्यान रखिएगा शॉक में जाता है। ठीक है, ठीक है, शॉक भी कई तरीके का होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, बहुत तरीके का होता है ना, एक एनाफाइलेक्टिक शॉक आप लोगों ने सुना होगा, दवाई वाला। ठीक है, तो अपन जनरली शॉक में बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन वाला शॉक हो गया, वाटर लॉस हो गया किसी के शरीर से, तो उसमें आप देखोगे तो पल्सेस आपको नहीं मिलती है, मिलेगी बहुत थ्रेडी थ्रेडी टाइप का, और वेन्स आपको पकड़ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, इस टाइप में मान लीजिए कहीं किसी को एक्यूट शॉक हो गया है, उसको जान बचानी, वेन मिल ही नहीं रहा, पेशेंट उस स्थिति में नहीं कि ओरली तुम दवाई खिला सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? इंट्राओसियस रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, बशर्ते कि
लगा पाए लोग, है ना। तो ये सब जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर कोई भी हड्डी में से इंजेक्शन भोंक देगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो एक आपको पता चल गया क्या, शॉक की कंडीशन में आपको यूज करना है क्या, इंट्राऑसियस रूट, ठीक है। अब जैसे इसमें लिख सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड एंड वेसोप्रेशर का जैसे हम इस्तेमाल करना है, बीपी मेंटेन करना है, ठीक है। तो आईवी फ्लूइड वगैरह इसमें हम दे सकते हैं। फिर एक बहुत ही फेमस रूट तो सबको पता है, आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों में सीधे इंजेक्शन अपन डाल देते हैं। कितने एंगल से देते हैं, 90। और SCIM कितना देते हैं, SC वाला रूट कितना होता है, एक हम आप इसमें डायग्राम बना रहे हैं, तुमको याद हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना, कि लोग कभी पूछते हैं कि SC कितना देते हैं, ID कितने डिग्री में देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप स्किन की एनाटॉमी देखते हो तो सबसे सुपरफिशियल लेयर क्या हो जाएगी, अरे एपिडर्मिस, यार कैसे डर्मिस बोल रहे हैं, एपिडर्मिस, ठीक है ना। सबसे सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस, गुड। फिर सेकेंड लेयर कौन सी हो जाती है, डर्मिस, ठीक है। तो ये सबसे वाला ऊपर वाला एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। ये हो गया आपका बीच वाला, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हो गया डर्मिस। फिर इसके बाद का जो लेयर होता है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट होगा, ठीक है, SC फैट लिखा हुआ है ना, सबक्यूटेनियस फैट हो गया। और उसके नीचे क्या होता है, मांसपेशी होती है, ठीक है ना। तो ये मसल हो गया, ठीक है, ये मसल हो गया, MS मतलब मसल। अब हम इंजेक्शन यूज करते हैं। अब देख रहे हो मसल सबसे नीचे है, तो आपको जो इंजेक्शन यूज करना पड़ेगा एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल में करना पड़ेगा, तब जाके पूरा मसल तक पहुंचेगा, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको इंजेक्शन यूज करना है तो आपको सीधा यहां से निडल जाएगी, ठीक है ना, पूरा स्ट्रेट, इसमें डायरेक्ट थोड़ा हिल रहा है, तो आपका इंजेक्शन जाएगा तो स्किन के साथ तुम्हारा जो ये कितने का 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, है ना। ये कौन सा रूट हो गया, IM, गुड। अब दूसरा है SC, सबक्यूटेनियस। जैसे इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबक्यूटेनियस नीचे है, ठीक है, तो हमने क्या है, निडल यहाँ से पास कराई, ठीक है, और ये स्किन के साथ जो है ना, इसका एंगल समथिंग 45 आएगा, है ना। अब इसमें एग्जैक्ट वो एंगल नहीं आ रहा, लेकिन इतना ही आएगा, ठीक है ना, 45। तो सबक्यूटेनियस रूट से अगर अपन ने करवाया तो कितना हो रहा है एंगल, 45 डिग्री का, 45 डिग्री, ठीक है। अब बीच में आता है अपना इंट्राडर्मल, ये वाला रूट है। तो ये वाला रूट जब अपन यहाँ पर इंजेक्शन अपन करेंगे, ये वाला यहाँ से, डर्मिस है ना, इंट्राडर्मल करना है, डर्मिस में करना है। जैसे अपन BCG का वैक्सीन यूज करते हैं, पता है ना, BCG और कहाँ यूज होता है, पढ़ के आया अभी भी लोग, इंट्रावेसाइकल, याद नहीं आ रहा क्या, कैंसर ऑफ ब्लैडर में, ठीक है ना। तो BCG से आपने दिया है ना, तो इसका एंगल कितना बनेगा, ध्यान रखना, ये काफी पूछा जाता है। इसका एंगल बनता है 10 to 15 डिग्री, एकदम ऐसे चिपक, थोड़ा सा ऐसा उठा रहेगा, कितना रहेगा, 10 to 15 डिग्री का एंगल। तो अपने को समझ में आया, IM 90, सबक्यूटेनियस कितना 45, एंड दिस वन ID इंट्राडर्मल 10 to 15% डिग्री। क्लियर हो गया सबका, अब नहीं बोलोगे, चलो अब जो लगाओगे तब समझ में आएगा।
है ना। तो किताब में तो थ्योरी तो पढ़ा ही लोगे 90 डिग्री, है ना। चलिए आगे अपन चलते हैं। आईएम हो गया तुम्हारा। सबक्यूटेनियस का तो आपको पता ही है कि क्या कैसे करना चाहिए, है ना। इंजेक्शन जानते हैं ना आप, दो तरीके का होता है, एक वाटर सॉल्युबल, एक ऑयली ड्रग होती है ना। तो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो रैपिड एक्शन होगा ऑलवेज, और ऑयली ड्रग जो होता है स्लो एंड लॉन्ग एक्टिंग होती है, ध्यान रखना। इंजेक्शन जो होते हैं इसे वाटर सॉल्युबल होगा, और दूसरा ऑयल बेस्ड या ऑयली ड्रग, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग के बाद जानते हो ना क्या होता है कि रैपिड एक्टिंग होती है, तेजी से काम करेगा। इसका एक्शन कैसा होगा, रैपिड, रैपिडो, रैपिड एक्शन, ठीक है। और ऑयल बेस वाला जो होता है स्लो एंड लॉन्ग एक्टिंग, मतलब कोई दवाई है जिसको लंबे समय तक काम करना चाहिए, है ना, उसके लिए आपको ऑयल बेस यूज करना चाहिए ना। स्लो एंड लॉन्ग एक्टिंग, ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद दवाई जल्दी काम नहीं करती ना लेकिन करेगी तो फिर धीरे धीरे और लॉन्ग एक्टिंग करेगी, है कि नहीं। तो मतलब वैसे समझने के लिए अपन बोल रहे हैं। तो जैसे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होगा तो ऑलवेज रैपिड एक्टिंग होगा, और अगर ऑयली बेस्ड होगा तो स्लो बट लॉन्ग एक्टिंग, असर इसका बहुत स्लो होगा, ठीक है ना। अब स्लो एक्टिंग वालों के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आईएम, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा डिपोट इंजेक्शन, है ना। अब इस दुविधा को, जैसे मान लो स्लो एंड लॉन्ग एक्टिंग है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसको इम्प्रूव करना है ना, तो आपको कैसे काम करना चाहिए। जैसे मानो आयरन का हो गया, जैसे होता है ना आयरन के इंजेक्शन अपन देते हैं, तो उसके लिए खास टेक्निक होती है जिसको जेड टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जेड, ध्यान रखना। तो जेड टेक्निक किसने लगवाया है क्या तुमने। तो आईएम इंजेक्शन में एक आता है डिपोट इंजेक्शन, ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसको, हम बताते हैं, बड़ा उपयोगी है, प्रैक्टिस में अपने के पता होना चाहिए कैसे लगा। डिपोट इंजेक्शन, ठीक है ना, डिपोट। डिपोट इंजेक्शन, ठीक है ना, या इसको रिपोजिटरी इंजेक्शन बोलते हैं। नाम है तो क्या कर सकते, रिपोजिटरी इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, आईएम जो यूज करते हैं। तो इसमें जैसे आपने नाम सुना होगा डीएमपीए का, कभी नाम सुने हो डीएमपीए, डीएमपीए इंजेक्टेबल है, ये आईएम देते हैं, ठीक है ना। और अभी नहीं सुना होगा जहां तक है, क्योंकि गायनी का मामला है ना। तो उसमें जब आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ोगे तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में इसका नाम आता है डिपॉट मेटॉक्सी प्रोजेस्टॉन एसीटेट। इसका पूरा नाम क्या है, डिपॉट मेटॉक्सी प्रोजेस्टॉन एसीटेट, ठीक है ना, जो डिपॉट फॉर्म में अपन यूज करते हैं। दूसरा आईएम, मतलब आईएम फॉर्म में जो आयन इंजेक्शन होते हैं,
आयरन इंजेक्शन, ठीक है, ऑलवेज IM ही अपन यूज करेंगे, आई थोड़ा। अब इसके लिए खास बात जो है आपको याद रखना है, जेड टेक्निक का यूज करना है। क्यों? हम तो भाई सीधे सीधे लगा देते थे, IM देना सीधे अपन ने मसल में फूटा गाड़ दिया, क्या, ठीक है ना। कभी कभी तुम देखोगे नहीं, जो बहुत अच्छे जो होते हैं ना प्रैक्टिशनर, आजकल लोग बड़े एकदम सलीके से इंजेक्शन लगाते हैं, आराम से पकड़ के लगाए। तो हमारे टाइम पे एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थे हम लोग का, जो जिम जाते थे तो जाया करते थे उनके यहाँ। तो बंदा इससे सीधे पकड़ता इंजेक्शन से घोप देता था, जिससे वो जानवरों नहीं लगाते हैं। तो हमको लगे क्या ये अमानवीय काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि भीड़ रहती थी वहां पर, भैया तुम बड़े प्यार से लगाओगे तो एक आदमी को तुम आधा घंटा, एक आदमी को 10 को लगा देगा वो, ठीक है ना। अब मेन होता है पोजीशन, तो हम लोग पूछा करे सर ऐसा क्यों, तो मेन तो पोजीशन है, कहीं भी मार दो, ठीक है ना। अब तुम बड़े आराम से एकदम ऐसे इंजेक्शन लगाओगे, फिर 2-4 बार ऐसे पूछोगे, ठीक है, थोड़ा एयर निकालोगे, फिर तुम उसको लगाओगे, उसको लगेगा हाँ 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 ठीक है करने वाला है, ठीक है ना। मेन होता है IM में आपको साइड, और आपने सही पोजीशन में मारा है उसको, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं, तुम ऐसा भी लगा तो गलत नहीं है, बट सामने वाला जो पेशेंट जरूर डर जाएगा कि कर क्या हाँ, ये नहीं जानवर समझ सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। और बहुत वो नामी, बहुत वो रेपुटेड कार्डियोलॉजिस्ट है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदा, ठीक है ना। तो उस बंदे का, तो जेट टेक्निक अपन बात कर रहे हैं। जेट टेक्निक क्या होती है, देखो जैसे अपन ने डायग्राम फिर से अपन रिव्यू करो। जेट टेक्निक में क्या होता है, मैं थोड़ा समझाऊं कि आयरन में क्या दुर्गुण होता है कि अपने को जेट टेक्निक यूज कर रहा है, सबके लिए तो अपन यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए, कभी न कभी किसी न किसी को तो लगाओगे सही, ठीक है ना। प्राइन फॉलिकल चाहिए तो लगना ही लगना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था कि सबसे ऊपर क्या था, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस वाला पोर्शन आया, फिर तुम्हारे सबक्यूटेनियस हो गए, फिर इधर आ गई तुम्हारी मसल, ठीक है, इधर मसल हो गया। अब मसल की भी कवरिंग होती है, याद रखना इनको, शीथ होती है। ये बस डायग्राम समझने के लिए बता रहे हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं दिखेगा, तो अपने को लेयर के हिसाब से समझना। हमने मान के चलिए कि कोई इंजेक्शन हमने यूज करा, तो सपोज हमने कोई IM यहाँ पर दिया ना, ये निडल हो गया है ना, इंजेक्टेबल हमने दिया कोई, ठीक है, आयरन यूज किया। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये शीथ है, इसकी कवरिंग है, देख रहे हो, ये कवरिंग है ना, मसल शीथ, शीथ मतलब कवरिंग है ये। तो क्या होगा, जैसे ही आप इंजेक्शन दोगे तो टीयर करके जाएगा अंदर, शीथ को रप्चर करेगा। ये पहले आपका ऐसे जा रहा है, फिर आप इसको ड्रेन करोगे, तो जब आप इसको निकालोगे तो शीथ रप्चर हो गई। आयन में एक बड़ी दुर्गुण ये होता है कि वो अपने लीकेज वाला पॉइंट जो है ना, मतलब जो जहां से छेद बन गया है ना, वहां से वो बाहर निकलने लगेगा, तो सब क्यूटेनियस स्पेस में आएगा, वेस्ट होगा, पेनफुल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें दूर करना है, तो कैसे लगाएंगे, जेट टेक्निक। जेट टेक्निक में क्या होता है कि जैसे हमने मान लो यहाँ लगाना है, तो हमने क्या किया, स्किन पे से नीचे खींच लिया, ठीक है, खींच लिया। अब ये देखो, जैसे हमने खींचा तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, समझ रहे हो, सल वही है, लेकिन हमने क्या किया, स्किन पे से खींच लिया। अब खींच के हमने फिर इंजेक्शन लगाया, समझ रहे हो, और जब हमने इंजेक्शन लगाया और जैसे निकाली उसको छोड़ दोगे, पोजीशन चेंज, जिगजैग हुआ, और जो छोड़ दिया तो ये जो 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 होल बन रहा था, जो छिद्र हो रहा था, मतलब रप्चर हो रहा था, पूरा क्लोज हो जाएगा ऐसा, समझ, स्लाइड कर जाएगा ऐसा। तो इसको, इसी को क्या बोलते हैं, जेट टेक्निक बोलते हैं। समझ, ऐसे खींचा, यहाँ इंजेक्शन दिया, फिर छोड़ दिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेट टेक्निक। इससे क्या होगा कि तुम्हारा आयरन का इंजेक्शन इफेक्टिवली काम करेगा। अदरवाइज तुमने ऐसे ठोक दिया तो पता चला आधा काम कर रहा, आधा कर ही नहीं रहा काम।
स्टेनिंग हो सकता है इसमें, सबक्यूटेनियस वगैरह में आ जाएगा तो, ठीक है ना। इसलिए ऑलवेज याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, जेट टेक्निक। ये ऑनलाइन वालों को कम समझ में आया होगा, है ना। बस जेट टेक्निक सुन लेना, नहीं समझ तो बता देंगे बाद में। वैसे आ गया होगा, समझ में आया ना। तो जेट टेक्निक इसी को बोलते हैं। चलो सही है। तो जेट टेक्निक के द्वारा मैक्सिमम जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी वहां से और फिर काम करती है। सर एंगल कितने करेंगे? 90? हाँ, आईएम तो 19 देंगे उसको, ठीक है। एंगल से क्या देगा वो, सर क्या हुआ, जिगजैग ऐसा हो गया, 90 दिया हमने, निकाला पूरा ऐसा हो गया। अब दो सरफेस है तो हमने क्या किया था, पहले जैसे यहाँ देना था, हमने ऐसे खींच लिया, अब जा तो 90 रहा ना, हमने उसको वहां से खींच लिया, अब ये जाके उसके ऊपर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो गैप बन रहा था वो फिक्स हो गया वहां, इसको क्या बोलते हैं, जेट टेक्निक बोलते हैं। और इसका सीधा तरीका होता है कुछ नहीं करने से, स्किन खींच लेना है जहां पर भी लगाना है इसे, और फिर लगा देना है। और करने से आएगा, सुनने में तो बड़ा वैसे लग रहा होगा, जैसे करोगे लेकिन मजा नहीं आएगा ना। चल, तो ये तुम्हारा हो गया आईएम। एससी का तो आपको एग्जाम्पल पता है ना, इंसुलिन प्रयोग करते हैं। तो सबक्यूटेनियस में क्या होता है, छोटी छोटी वेसल्स भी होती है, समझ रहे हो ना। तो वहां जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वहां से एब्जॉर्ब होकर के फिर वो सर्कुलेशन में जाएगा, फिर वही काम जैसे होता है, ठीक है। आईडी में भी क्या होता है, डर्मिस, डर्मिस भी जानते हो तुमको, ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, भले ही कम हो इतना प्रोफ्यूजन हो, बट होती है। तो जैसे आईडी का एग्जांपल अपन ने क्या बताया था, इंट्राडर्मल बीसीजी, वेरी गुड। बीसीजी ऑलवेज याद रखना, वैक्सीन। इंट्राडर्मल अपन यूज करते हैं बीसीजी का, जो वो रहता है क्या, वैक्सीन। तो एससी के बारे में ये लिख लीजिए थोड़ा सा, सबक्यूटेनियस रूट, ये अच्छा रूट होता है, क्योंकि इस रूट के का प्रयोग जो है ना, पेशेंट सेल्फ कर सकता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए। अब इंसुलिन के लिए डॉक्टर नहीं बुलाना पड़ता है, पेशेंट खुद ही लगा लेता है ना। तो उनकी पतली पतली निडल भी होती है, वो आसानी से लगा लेते हैं। तो लिख लीजिए कि ये जो टेक्निक है फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए काफी इफेक्टिव है। अब इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है, बार बार मैंने बोला, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, हर एक चीज में दिक्कत है, ध्यान से समझ लेना। कुछ भी इन्वेजिव है, इन्वेजिव का मतलब आपके शरीर से छेड़खानी हुई है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएडवांटेज, ठीक है ना। तो जैसे हमने पढ़ा ना, आईबी में नुकसान है, आईएम में भी है भैया, स्टेनिंग, नेक्रोसिस, दुनिया भर का चीजें हो जाता है उसमें, हो जाता है कभी कभी सूज जाता है, गलत लगा दिए इंजेक्शन, इसमें भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, लिपोडिस्ट्रोफी, स्किन नेक्रोसिस हो सकती है ना, लिपो डिस्ट्रॉफी हो सकता है अगर रिपीटेड तरीके से लगाया जाए और बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। या इसमें क्या हो सकता है, स्किन नेक्रोसिस हो सकती है, सड़ जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये आपका हो गया। फिर एक और कौन सा रूल बच रहा है, एक बच रहा है आईडी। आईडी मतलब इंट्राडर्मल। अपन ने आईबी पढ़ा, अपन ने इंट्राओसियस रूट पढ़ा, अपन ने आईएम पढ़ा, अपन ने एससी पढ़ा, और एक और लास्ट में रूट आता है कौन सा, आईडी रूट। आईडी रूट मतलब इंट्राडर्मल रूट, सीधे डर्मिस में ही अपन यूज करेंगे। तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इसका यूज तो है नहीं, बट जैसे हम ना किसी दवाई का टेस्ट करते हैं कि एलर्जिक तो नहीं है ना, जैसे अपन मॉन्ट्यू टेस्ट वगैरह करते हैं ना, मॉन्ट्यू ट्यूबरकुलोसिस के, तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए, एलर्जिक रिएक्शन के लिए, है ना, तो एलर्जेनिक टेस्टिंग, है ना,
जेनिक टेस्टिंग, जैसे मानकर बहुत AST करते हैं ना, बहुत सी दवाइयों के आगे क्या लिखा होता है, AST करके, जैसे आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, है ना। वैक्सीन में भी हो गया, दवाइयों में भी है, जैसे मतलब पेंसिलिन के लगाते हैं कुछ भी, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा हल्का सा 0.1 ml ऐसा करके वहाँ टेस्ट डोज दे देते हैं, और उसमें एंडोरेंस देखते हैं। तो सूजन तो भैया 5 mm से ज्यादा नहीं हुआ है, पर 10 mm से ज्यादा सूजन आ रहा है, रेडनेस हो गया है, दैट मीन वो दवाई उसके लिए नुकसान करेगी, स्टॉप कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए एलर्जेनिक टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ID रूट का सहारा लेते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा है वैक्सीनेशन के लिए ये अपन प्रयोग करते हैं, सबको पता है वैक्सीनेशन किन किन का, जैसे BCG का तो सभी पता है, रेबीज वैक्सीन भी कुछ होती हैं जो वो ID यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें आपने सब कुछ देख लिया, कैसे कैसे कौन कौन से रूट्स में कब कब मेडिसिन अपन यूज करेंगे, सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेन चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन नोट्स में आ जाओ, नोट्स को भी अपन करते चले, नहीं पता चला वो रह ही गया। चलिए नोट्स में क्या है, हाँ यहाँ तक अपन शायद देख लिए थे ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से देखना। बायोअवेलेबिलिटी अपन ने ऑलरेडी बात कर ली थी, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा ना बायोअवेलेबिलिटी मोटा मोटा क्या है, किसी को डाउट तो नहीं है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब फाइनली कितनी ड्रग हमारे खून में पहुंच रही है, ये तुम्हारा क्या हो गया, बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो 100% बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ एक ही चीज का है, ठीक है। टू नो द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग ए बाई ओरल रूट, देखो अब यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना, तो कोई ए ड्रग है जिसको ओरल रूट से दिया गया, ठीक है, ये ड्रग ए 100 mg बाई IV रूट, ठीक है, कोई ड्रग ए है ओरल रूट से दिया गया और एक IV रूट से भी सेम ड्रग को हमने दिया, ठीक है ना। अब ये ग्राफ यहाँ बनाया गया, यहाँ PC का मतलब होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, टाइम के साथ ग्राफ बनाया गया। आगे वाला एक चीज देखिए, इसमें मेन ये है, आपको अब समझना है, यहाँ आप देख रहे हो कि AUCO जो लिखा हुआ है ये ओरल रूट वाली ड्रग है, ये जो है IV रूट वाली है ना। तो आप देख रहे हो टाइम के साथ जैसे ही, देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप ये देखिए दोनों में कंपेयर करो ना, तो IV रूट की ड्रग का कितना है बायोअवेलेबिलिटी, ओरल वाला जो तुम्हारा देख लीजिए कितना है, ठीक है। कहने का मतलब वैसे भी अपने को पता है कि IV रूट जो है बहुत ज्यादा है, 100% हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्लॉट, ये मतलब ग्राफ आपको समझने के लिए है। तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब दोनों का रेशियो AUCO डिवाइडेड बाई AUCIV, मतलब ओरल और IV का जो अनुपात है, ठीक है ना। एक टर्म आता है बायो एक्विवेलेंस, बायोलॉजिकली एक्विवेलेंट ड्रग किसे कहते हैं, बहुत सरल है चीज। टू ब्रांड्स ऑफ द सेम ड्रग आर कंपेयर्ड, मान लो पैरासीटामोल है, दो अलग अलग कंपनियां एक ही दवाई बना रही है ना, तो इनको बायो एक्विवेलेंस कैसे अपन बोलेंगे, दोनों का सेम ही जो बायोअवेलेबिलिटी होगी या इफेक्ट होगा, अपन कैसे देखेंगे। जैसे एस्पिरिन 150 mg मान लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, है ना, एस्पिरिन आती है ना, तो एस्पिरिन 150 mg देखिए, तो एस्पिरिन में देखिए क्या होता है कि इको एस्पिरिन और लोरा एस्पिरिन या लो एस्पिरिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका बायोअवेलेबिलिटी जो माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर करके दिखा रहा है, ठीक है, तो 150 में 100 ये आ रहा है, देख रहे हो। और लो एस्पिरिन जो है 90 या 95 या 99 कुछ भी हो सकता है, मतलब 99 से लेकर के 99 टू 90 के बीच में उसका कुछ भी हो सकता है माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब नियम देख लीजिए क्या होता है इसका, अभी अपने को लग रहा है थोड़ा डिफरेंस है,
बट नियम क्या कहता है, देखो ये मेन नियम है। इफ टू ब्रांड्स ऑफ द सेम ड्रग हैव ऑलमोस्ट सिमिलर बायोअवेलेबिलिटी दैट इज +-20, देख रहे हो, +-20% का अगर इनमें परिवर्तन मतलब इससे ज्यादा है तो नहीं है, अगर +-20 के अंदर आ रही है तो दैट मीन दीज आर कॉल्ड एज बायो इक्विवेलेंट। उसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर। 90 भी हो जाएगा तो 100 हो, कहाँ अंतर है, 10% का डिफरेंस आ रहा है उसमें। अब 99 बोले तो बिल्कुल ही अंतर नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि बोथ ड्रग आर बायो इक्विवेलेंट। अगर 20% से ज्यादा का फर्क नहीं है, कम या ज्यादा में, तो आप ये समझ के चलिए कि वो बायो इक्विवेलेंट ड्रग होंगी। इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, बायो इक्विवेलेंट ड्रग। तो आपको ये दिमाग में ही रखना है कि 20% बायोअवेलेबिलिटी का डिफरेंस, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर बायो इक्विवेलेंट एक्सेप्ट फेनाइटोन। अब फेनाइटोन तुम्हारा बार बार आ रहा है, ध्यान में रखना। एक्सेप्शन क्या है, फेनाइटोन। फेनाइटोन की बायोअवेलेबिलिटी बहुत फर्क होता है, अलग अलग ब्रांड वालों का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है, समझ रहे हो ना। तो जहां मान लो इक्विवेलेंट नहीं, इसके मायने क्या होगी, उसके बायोअवेलेबिलिटी 20% से ज्यादा का डिफरेंस आएगा। तो मान लो कोई 100 mg दिए, तो एक का मान के चलिए कि उसका 50 हो रहा है, एक का हो रहा है 10 mg हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, ठीक है ना। 20 mg मान लो 20% के हिसाब से लगाए, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, फेनाइटोइन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने एब्जॉर्प्शन, अभी तक इतनी क्लासेस में एब्जॉर्प्शन चल रहा था सब कुछ। अब एडीएम ही अपन ने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक में, तो दूसरा स्टेप में अपन पहुंच चुके हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। कि कोई ड्रग है अपन ने यूज किया, सर्कुलेशन में है ना पहुंचती है, अपन एब्जॉर्ब होके वो फाइनली से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाती है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी ड्रग के वितरण बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है ना। एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग जगह, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट। एक क्राइटेरिया में इसमें आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखिएगा। लिपिड सॉल्युबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि अपन जब शुरू में पढ़ रहे थे कि एक वाटर सॉल्युबल एक लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल वाला तो काम नहीं करेगी ओरली अगर अपन यूज कर रहे हैं। लिपिड सॉल्युबल वाली चीज, जो कि एक सिद्धांत होता है ना, क्या सिद्धांत होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या सिद्धांत है, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। अब चूंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है, तो आसानी से उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं लाइक डिसॉल्व। अब तो वाटर सॉल्युबल होगी तो कुछ करेगी नहीं, वाटर सॉल्युबल तो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो एक ध्यान रखिएगा ये चीज। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का हायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इजिली एब्जॉर्ब होगी, इजिली डिस्ट्रीब्यूट। वाटर सॉल्युबल लोअर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन को अपन किससे कैलकुलेटेड है, वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ेंगे, है ना। पर इसके अपन पॉइंट देखते हैं, उसको अपन डिटेल में तभी तुमको समझ में आएगा। उसमें चूंकि थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा उसको कैसे वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब ये दवाई खून में गई, खून में आपको पता है आरबीसी और ये सब कुछ होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा में उसके प्रोटीन भी होता है। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का नाम सुना होगा, सुने हो, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, है ना। और भी बहुत चीजें होती है, मोटा मोटा सब ज्यादा मेजर फ्रैक्शन नहीं करता। तो आप ध्यान रखिएगा, ये दवाई जो जाती है तो ऐसे हवा में नहीं चली जाएगी, ये जब सर्कुलेशन में जाएगी तो किसी न किसी प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो मान लो कोई कोई प्लाज्मा प्रोटीन है ना, उसके सरफेस से जाके मान लो कोई ड्रग है, वो क्या है यहाँ पे बाइंड हो जाती, चिपक जाती, ठीक है ना। और सर्कुलेशन में क्या होगा कि वो ड्रग क्या है, उसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ घूमती रहेगी, और मान लीजिए इसका यूटिलाइजेशन जहां होना है वहां जब जाएगी तो उसके सरफेस से डिटैच होकर के
वहां जो लोकल टिश्यू होते हैं उनको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक व्हीकल के तरीके का वाहन है ये, ध्यान रख लेना, जिसके पीठ में सवार होकर घूमती रहती दवाई, ठीक है। तो ये अब उन्होंने क्या लिखा है कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, कहने का मतलब ज्यादा मजबूत जोड़ है फेविकोल वाला, ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन के बीच का बॉन्ड मजबूत है, तो कहने का मतलब ये कि आसानी से उसको छोड़ेगा नहीं। जब आसानी के साथ छोड़ेगा नहीं तो ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, नहीं होगी ना। इसीलिए लिखा है कि लो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समझ में आ गया। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके, ठीक है ना। अगर पीपीबी कम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज ज्यादा होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं अपन, एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। एसिडिक ड्रग ऑलवेज एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाती हैं, और बेसिक ड्रग्स जो होती है, नाम है इनका, है ना, प्रोटीन का, अल्फा टू एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखना। सारी एसिडिक ड्रग जो होती है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगी। अब चूंकि अपने शरीर में ड्रग तो दो ही तरीके के जाएगी ना, ये तो एसिडिक होगी या तो बेसिक होगी, है कि नहीं। दूसरी वाली किस में बाइंड होती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। तो डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट परसेंटेज ऑफ बाइंडिंग, अलग अलग ड्रग में प्रोटीन जो होता है ना, एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन जो भी मान के चलो, या जो अपन ने पढ़ा एल्ब्यूमिन और ये ग्लाइकोप्रोटीन, जो अलग अलग परसेंटेज में ड्रग जो होती है वो बाइंड करती है अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन इफ पीपीबी, है ना, शॉर्ट में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, पीपीबी व्हाट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज इंक्रीज्ड, बड़ा है, इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर पीछे पड़ चुके हैं, ऑलवेज क्या होगा, कम होगा, है ना। समझ, जैसे मान के चलो कि हमने मान लो कोई दवाई इंजेस्ट करी और वो सर्कुलेशन में आ गई, ठीक है ना, सर्कुलेशन में आई, ये मान लीजिए सर्कुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन घूमते रहते हैं, ठीक है। अब हमने दवाई ली, रेड से थोड़ा अपन दिखा दे, थोड़ा अच्छा लगेगा इसको। अब ये माने ये लाल लाल गोली है ना, अपनी ये मेडिसिन है, ये घूम रही, अब ये जाके किसी न किसी के साथ ही अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। अब इससे जुड़ गया, अब इसके साथ चूंकि ब्लड सर्कुलेशन में जानते हो ये सब घूमते रहते हैं, गश्त लगाते रहते हैं, अब इनकी जहां जरूरत होगी वहां पे ये जाएंगे। अब वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, जैसे ये मतलब वो एल्ब्यूमिन के मतलब मॉलिक्यूल वहां पहुंचे जिन पे वो ड्रग जो है लेडन है पूरा, समझ रहे हो ना, चिपकी हुई बहुत सारी, तो वहां उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो ड्रग वहां आसानी से डिफ्यूज होकर चली जाएगी, समझ रहे हो ना, उसका सरफेस छोड़ के चली गई। अब ये कह रहे हैं कि मान लो ये फेविकोल वाला जोड़ हो गया, आसानी से खुलेगा, ठीक है, तो भले उसके साथ घूम रहा है, आसानी से बॉन्ड ही नहीं, जो उसका वहां से ब्रेक हो रहा है, तो अवेलेबल कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा, ठीक है ना। अपने पास मान के चलो सामान बहुत है लेकिन दरवाजा ही नहीं है, ठीक है, कहां से तुम दे दोगे, वही बात यहां पर हो रही है, ठीक है ना। इफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज इंक्रीज्ड, इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिक्रीज्ड, ऑलवेज ध्यान रखना। अब दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ड्यूरेशन है, इफ ड्रग हैज इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग बढ़ जाएगा, एक अच्छी बात भी हो रही है, भले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है लेकिन फायदा क्या हो रहा है, एक्शन ऑफ ड्रग बढ़ रहा है, लंबे समय तक ब्लड जो है, जो दवाई है वो ब्लड स्ट्रीम में रहेगी, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम भले हो रहा है लेकिन इसका एक्शन जो है ऑफ ड्रग का इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्शन, ठीक है ना। बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन टू विच इट इज बाउंड सर्व एज स्टोरेज साइट, समझ रहे हो, तो जब जरूरत पड़ती रहेगी धीरे धीरे करके निकलता रहेगा वो। फिर डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन, ये शानदार एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन का,
तो इसमें क्या है, सब पीपीबी के इर्द गिर्द चीजें चल रही है। पीपीबी साइट ऑन एल्ब्यूमिन एंड अल्फा 2 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आर नॉन स्पेसिफिक। साइट स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर ड्रग वहीं पे जाके चिपकेगी, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, पीपी मान के चलो, ठीक है। तो कोई दवाई इसके कभी यहाँ चिपक सकती है, कभी यहाँ चिपक सकती है, कभी यहाँ चिपक सकती है। हो सकता है कोई दूसरी भी मेडिसिन उसके पास जाके चिपक जाए जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है। तो आपका मतलब परमानेंट वाला वहां पर ठेक वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पट्टा नहीं है वहां पर, समझ रहे हो ना। इसीलिए उन्होंने बोला है कि नॉन स्पेसिफिक। चलो, तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, पीपीबी साइट्स ऑन एल्ब्यूमिन अल्फा 2 नॉन स्पेसिफिक। एक टर्म याद रखना, ये क्या है, बेसिकली नॉन स्पेसिफिक है। सपोज इफ वी गिव 100 मॉलिक्यूल of warfarin to a person, it has 99%, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। 100 मॉलिक्यूल हमने दिए और उसमें 99% इसमें बाइंड कर गए, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। then 99 molecule are already bound to protein and only one molecule is free which is producing the action। सिर्फ एक ही बंदा एक्शन कर रहा है, 99 चिपके हुए हैं, पीठ में बैठ के उसके से सर्कुलेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना, नाउ इफ दिस पर्सन डेवलप इन्फेक्शन, ठीक है, मान लो इसी आदमी को कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वॉरफेरिन का अलग पर्पज था, दवाई अपन ने दिया। टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन वी स्टार्ट सल्फोनामाइड को ट्रिमोक्साजोल करके कहती दवाई, जोल है ना। तो सल्फोनामाइड हमने दे दिया उसको। कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया, कोई बीमारी हो गई उसको, हमने क्या ऐड कर दिया, सल्फोनामाइड। चल क्या रहा था, वॉरफेरिन हमने चलाया था, वॉरफेरिन 99% अनयूटिलाइज्ड है, सिर्फ एक यूज हुआ था। अब हमने क्या है, सल्फोनामाइड दे दिया। सल्फोनामाइड क्या करेगा, सल्फोनामाइड हैव हाई प्रोटीन, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड हैव टेंडेंसी टू बाइंड द सेम प्लेस, देख रहे हो, वेयर द वॉरफेरिन बाइंड। अब सीट तो भाई 99 ही है, पहले से पैक्ड है, लेकिन सामने वाला तगड़ा है, समझ रहे हो, मोर प्रिविलेज्ड है, एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो बोले जूनियर थे, बोले भैया उठो सीट से, हम आ गए हैं, ठीक है, कोई पावरफुल आदमी आ गया, क्या हम बैठेंगे, तुम तो घूम लिए हो, ठीक है। तो उनको सीट छोड़नी पड़ी, क्योंकि क्या होता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब दवाइयों के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, तो वो वहां से हट जाएंगे। So there would be competition between warfarin and sulfonamide for binding to the same place. This may increase free molecule of warfarin. तो क्या होगा कि जब कुर्सी छोड़ के वॉरफेरिन जाएंगे तो खून में वॉरफेरिन वॉरफेरिन वॉरफेरिन, समझ रहे हो ना, और इधर सल्फोनामाइड बैठ जाएगा, ठीक है। अब 99 ही जगह थी, उसको उसने कवर कर लिया सल्फोनामाइड ने, समझ रहे हो, और उनको भगा दिया कि जाओ तुम अपने घर। अब वो बेचारे जाएंगे कहाँ, वो कुछ तो उत्पात मचाएंगे, सही। उत्पात मचाने का मतलब दे लीड टू टॉक्सिसिटी, है ना, धमाका कर देंगे खतरनाक वाला। उसमें अपन पढ़े कौन कौन सी टॉक्सिसिटी इससे होती है। तो बाइंडिंग टू सेम प्लेस, और दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन। ध्यान रखना, ये आम व्यवहार में भी ऐसा होता है ना, कि कोई पहले से जाके बैठ गया है, बोले यहाँ से निकल लो, आ गए अपन लोग, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन होता है ना, इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। टॉक्सिसिटी जैसे अपन बात कर रहे हैं वॉरफेरिन, अब वॉरफेरिन जाएगा कहाँ, काम तो करेगा वॉरफेरिन, ठीक है ना। तो उसी के नुकसान होते हैं। फिर इसके बाद इफ अ ड्रग हैज, डायलिसिस के लिए अपन ने 2-3 चीजें पढ़ी ना। पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये पीपी भी बड़ा होगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अपन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि उसके लिए स्क्रीन बनाना पड़ेगा, तो अपन देखेंगे। फिर दूसरा है ड्यूरेशन, है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पीपीबी, ठीक है। जितना मजबूत बंद रहेगा पीपीबी के साथ उतना अच्छा उसका ड्यूरेशन तक काम करेगा। तीसरा चीज अपन ने फिर देखा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन, समझ में आ गया होगा, वॉरफेयर इन डीए, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही हो रहा है, बाकी 99 पूरा जाके पीपीबी में जाके बध गए हैं, उसमें बाइंड हो गए। अब इसके बाद क्या आता है कि उसको इनहिबिशन तो जब उसके एक्शन को कम कर रहे हो तब होगा ना, या डिस्प्लेस हो रहा है, भगाया जा रहा है, भाई निकल लो यहाँ से, आओ, क्योंकि सीटें सीमित हैं अपने पास, ठीक है। वो भी आएगा जब अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला एक दूसरे को वो करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में ये हो गया कि जो 99 वहां से बधे हुए थे, चिपके हुए थे पीपीबी के साथ, उसको फिर सल्फोनामाइड रफू चक्कर कर देगा और खुद जाके वहां चिपक जाएगा। अब वो 99 जो फ्री होंगे द लीड टू टॉक्सिसिटी, ठीक है ना। तो इसी को फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन कहा जाता है। भाई क्यों नहीं आएगा यार, स्लो नहीं, सारी ड्रग्स बाइंड होती हैं, उनके कुछ मॉलिक्यूल फ्री होंगे, समझ रहे हो ना, वो काम जब करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए तो उन्होंने बाहर कर दिया ना। अब ये असल में जहाँ एक काम कर रहा था 99 छोड़े जा रहे हैं, समझ रहे हो, वहां सिर्फ उसके एक मॉलिक्यूल से एक्शन हो गया, अब तुमने 99 छोड़े तो समझ रहे कितना रिस्क, क्या करेगा वो। फिर इसके बाद मतलब 100 मॉलिक्यूल इसीलिए दिया जाता है कि 99 जाके सिर्फ वो क्या करेंगे, अपना जगह घेर लेंगे, सिर्फ एक बच्चे को काम कर लेगा। अब मानो 99 गिन के देंगे तो काम ही नहीं होगा वो, समझ रहे हो ना। हाँ ऐसा डायलिसिस में है, इफ अ ड्रग हैज प्लाज्मा इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी, हो गया दैट डायलिसिस ऑफ दैट ड्रग कैन नॉट बी डन। अगर मान लो किसी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो बढ़ा हुआ है ना, डायलिसिस ऑफ दैट ड्रग कैन नॉट बी, डायलिसिस अपन आगे पढ़ेंगे। डायलिसिस जानते हो ना कहाँ से होगा, किडनी से होगा। अब वो जो चिपका हुआ है तो कहाँ से, जो छोड़ेगा ही नहीं, है ना, तो डायलिसिस कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन तो घुस के निकलेगी नहीं वहां से, है कि नहीं, बिकॉज प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड ड्यूरिंग द डायलिसिस, लिखा है ना। अब वो भाई प्लाज्मा प्रोटीन को के साथ बैठा हुआ है तो कहाँ से निकलेगा, निकलेगा ही। Thus, this drug with the increased PPV is retained along with the plasma protein. तो कंसेप्ट इसका यही है कि जब वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहेगा ही तो वो किडनी में फिल्टर होगा ही नहीं, ठीक है ना, और हमेशा सर्कुलेशन में बना रहेगा, ठीक है ना। फिर फिफ्थ है, इफ ड्रग हैज इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इट्स फिल्ट्रेशन वुड बी लेसर, फिल्टर भी कम होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। नेक्स्ट में हम तुम लोगों को समझाएंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या, क्योंकि यहाँ पर इतना नहीं समझ में आएगा, और ये जो आप पढ़ रहे हो ना इनके कैसे टॉक्सिसिटी होती है, कि जो अपन दो ड्रग अपन नहीं समझ में आ रहा है, तुमको ये समझ में आ रहा है कि एक ड्रग गई दूसरे को उसने निकाल दिया वहां से, बट कुछ ऐसी ड्रग्स होती है बहुत लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का टॉक्सिसिटी हो सकता है उसमें, है ना। तो अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। टेस्ट की तैयारी करते रहो तुम लोग। इस संडे को तो मान के चलो हमारा वाला नहीं हो चुका, हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा, सचिन का होगा, और अपन मंडे या ट्यूसडे को ले लेंगे, ठीक है ना। क्लास ट्यूसडे को ले सकते हैं, मंडे तो क्लास रहेगी मान लो, है वेडनेसडे क्या है, हाँ तो वेडनेसडे को ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, तो पढ़ लेना है ना। चलो ठीक है, बोलो।